नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। बता दें आपको कि मामला चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों के बेंच के सामने सुनवाई के लिए लगा है और याचिकाकर्ता ने परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में सीबीआई से करवाने की भी मांग की है। और आनंद लीगल एंड फॉरम ट्रस्ट नाम की संस्था की तरफ से दाखिल याचिका में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार एसपी और डीएम पर कार्रवाई की भी मांग की गई है। 4 जनवरी को दाखिल इस याचिका पर याचिकाकर्ता के वकील ने जल्द सुनवाई का आरोप लगाया और इससे अनुरोध किया है। माफ कीजिएगा, बता दें आपको कि यह अनुरोध किया गया था, जिसके बाद ये मामला चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और के.वी. विश्वनाथन की बेंच में लगा है। और बीपीएससी ने 13 दिसंबर 2024 को बिहार सिविल सेवा के लगभग 2000 पदों के लिए 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा का जनवरी को 22 जगहों पर फिर से परीक्षा आयोजित हुई और छात्र इस मांग पर अड़े हुए हैं कि सभी 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा का आयोजन हो। और विवेक सिंह चंदेल इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी, क्या कुछ रह सकता है इस दौरान? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में जो बीपीएससी के छात्र हैं उनकी तरफ से एक मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो एक संस्था है उसकी तरफ से लगाई गई है और ये कहा गया है कि जो बीपीएससी की परीक्षा वो फिर से दोबारा कराई जाए धांधली के मद्देनजर। हालांकि उसमें ये भी मांग की गई है कि जो उस दौरान लाठीचार्ज और जो अधिकारी इसमें शामिल रहे हैं, चाहे वो धांधली में हो या फिर छात्रों के साथ बर्बरता करने के मामले में हो, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर इस मामले की जांच कराई जाए। तो ये 3-4 प्रमुख बिंदु हैं जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हालांकि अब देखने वाली बात यहाँ ये होगी, क्योंकि ये पैन इंडिया का इशू नहीं है, ये सिर्फ बिहार का इशू है, इसलिए इस मामले में बहुत हद तक उम्मीद जताई जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि इस मामले में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो हमें अब इसका इंतजार करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका आती है तो इस पर सुनवाई के बाद क्या चीजें निकल कर सामने आती हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका विवेक, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया है। अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश से नक्सलियों को खत्म करने का संकल्प लिया है और कहा है कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। शाह ने कहा है कि एक आईईडी विस्फोट में डीआरजी के जवानों के बलिदान की खबर से मुझे गहरा दुख हुआ है। मैं बहादुर जवानों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। शाह ने आगे कहा कि इस दुख को शब्दों में व्यक्त करना असंभव है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हम मार्च 2026 तक भारत में नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। और बता दें कि राज्य में सुरक्षा बलों पर माओवादियों द्वारा पिछले 2 वर्षों में सबसे बड़ा हमला था और अब साल 2025 का पहला हमला है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों के काफिले पर नक्सलियों ने हमला किया और इस हमले में 8 जवानों समेत एक ड्राइवर शहीद हो गया और एक वाहन में डीआरजी या डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड ने जवान सवार थे। और बताया ये भी जाता है कि जिसे निशाना बनाते हुए नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया। बताया जा रहा है कि विस्फोटक लदे वाहन को सुरक्षा बलों के काफिले के पास आकर विस्फोट किया गया, जिससे वाहन के टुकड़े टुकड़े हो गए। सुरक्षा बलों पर नक्सलियों का हमला ऐसे समय में हुआ है जब सेना का एंटी नक्सली ऑपरेशन चल रहा है। मसलन बीजापुर में सुरक्षा बलों की टीम अपना ऑपरेशन पूरा करके वापस लौट रही थी जब नक्सलियों ने उन्हें निशाना बनाया। जवानों की टीमी जो है वो कटरू थाने के गांव असेंबली के पास इनकी टीम पहुंची थी और वे कुटरू बेदरे रोड पर थे जब उन पर हमला किया गया। हमले में शहीद होने वालों में डीआरजी के 8 जवान और ड्राइवर भी शामिल थे। वैश्विक स्तर पर तेजी से फैल रहा ह्यूमन मेटान्यूनो वायरस यानी
HMPV की रोकथाम के लिए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग बेहद सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य निदेशालय ने सभी जिलों को रोकथाम और बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी अस्पतालों में संक्रमित मरीजों के लिए उपचार के लिए आइसोलेशन बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि उत्तराखंड में अभी तक HMPV का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। प्रभारी स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टम्टा ने सभी जिलों के DM और CMO को सभी अस्पतालों में इन्फ्लुएंजा और निमोनिया के साथ ही जो तमाम रोगी हैं उनके उपचार के लिए आइसोलेशन बेड, वार्ड, ICU बेड, वेंटिलेटर और साथ ही साथ बताया भी जा रहा है कि ऑक्सीजन की व्यवस्था करने को कहा है। इसके अलावा सभी मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय, संयुक्त चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयों के साथ ही चिकित्सा उपकरण, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सालय और समुदाय स्तर पर इन्फ्लुएंजा और सर्दी, खांसी, बुखार, निमोनिया से पीड़ित मरीजों को सघन निगरानी की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से हमारे संवाददाता सतीश कोठारी सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए। सतीश, जानना चाहेंगे उत्तराखंड में सरकार की तरफ से क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्था की जा रही है इस वायरस से बचाव के लिए? वायरस को लेकर जिस तरीके से खतरा मंडरा रहा है उसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लगातार अपनी टीम गठित करी है। टीम ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हर हॉस्पिटल में जो है इस तरीके की व्यवस्था हो कि कहीं ICU की कमी न हो, किसी में कहीं बेडों की कमी न हो, कहीं किसी चीज की कमी न हो। कोई भी मरीज जिस तरीके से प्रदेश में देखा जब से कोरोना हुआ उसके बाद से प्रत्येक, चाहे मैं उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जिलों में एक ही ये है कि किसी को भी इस तरीके की कोई दिक्कत ना हो। कहीं पे इस समय बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। उत्तराखंड तो पहाड़ी राज्य है, यहाँ तो बड़ी दिक्कतें होती हैं क्योंकि हॉस्पिटल भी बहुत दूर दूर है। तो इसको लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग लगातार सभी डॉक्टरों को, सभी CMO जितने भी वो उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं कि हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी ना हो, हॉस्पिटलों में बेडों की कमी ना हो, अलग वार्ड बनाए जाएं। और सभी हॉस्पिटलों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी मरीज आए, कोई भी किसी तरीके से कोई दिक्कत हो, अलग वार्ड बनाए जाए और इस तरीके की व्यवस्था की जाए कि कोई भी मरीज वापस न जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका सतीश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बता दें आपको कि सभी जिलों को जारी किए गए हैं अलर्ट और ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने तैयारियों के लिए निर्देश दिए हैं। तमाम जो अस्पताल है उसमें बेहतर व्यवस्था हो, इसके निर्देश दिए गए हैं। आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन की किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर ये वायरस फैलता है तो इसके लिए पूरी तरह से इंतजाम अस्पतालों में होने चाहिए। तो इसी तरह के निर्देश उत्तराखंड सरकार की तरफ से दिए गए हैं इस वायरस से निपटने के लिए। हालांकि अभी केसेस जो हैं वो उत्तराखंड में एक भी अभी डिटेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार अपनी तैयारियों को पुख्ता करने की कोशिशों में लगी है। बिहार में आज लोगों ने भूकंप का बड़ा झटका महसूस किया है। भूकंप का केंद्र नेपाल बताया जा रहा है, जहां रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.1 मापी गई है। भीषण शीतलहर के बीच लोग भूकंप का झटका महसूस कर लोगों से बाहर निकल भागे। अब बता दें आपको कि घरों से लोग बाहर निकल भागे। पटना समेत कई जिलों में लोगों ने ये झटका ज्यादा महसूस किया है। आज सुबह करीब 6:38 पर लोग जो हैं वो भूकंप का झटका उन्होंने महसूस किया और घरों से बाहर निकल भागे। इस दौरान लोग काफी ज्यादा डर गए। भूकंप का झटका महसूस होते ही अधिकतर लोग अपने घरों के बाहर निकल आए और पटना में भूकंप का झटका तकरीबन 30 सेकंड तक महसूस किया गया। बता दें आपको कि जिस तरह से पटना के अलावा मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सिवान, समस्तीपुर, मुंगेर, किशनगंज, वैशाली समेत अन्य शहरों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। मोहम्मद दानिश ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए। मोहम्मद, जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह लोगों में डर और एक खौफ का नजारा देखने के लिए मिला, क्योंकि 30 सेकंड तक ये जो झटके हैं वो महसूस किए गए। कैसा माहौल था उस वक्त?
जी देखिए, मैं आज सुबह 6:35 के पास में पटना में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए और अभी जो कि ज्यादा ठंड है तो ज्यादा लोग जो है वो सो रहे थे और जिन लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए वो अपने घर से बाहर निकले और वहाँ पर अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। ये जो भूकंप के झटके तेज झटके जो है सभी जिले में महसूस किए गए बिहार के, और खास बात है कि इसका जो केंद्र है वो नेपाल बताया जा रहा है और जो इसका स्केल से नापा गया वो 5.3 के लगभग में इसका झटके के महसूस किए गए। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद दानिश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कश्मीर में बर्फबारी से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और प्रभावित हो रहा है। कश्मीर के कई हिस्सों में रविवार की रात 2 से 12 इंच तक बर्फ पड़ी रही। दरअसल कोहरे के कारण श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से 4 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। यहां दोपहर बाद ही उड़ानों का संचालन बहाल हो पाया। बर्फबारी के बाद घाटी में रात के तापमान में सुधार हुआ है। हालांकि अधिकांश जिलों में पारा 0 डिग्री से नीचे चला गया है और जम्मू संभाग के कुछ जगहों पर हल्के बादलों के साथ ही लगभग मौसम खुला रहा। बर्फबारी के चलते, फिसलन के चलते सिंथल पास जो है श्रीनगर, कारगिल, लेह राजमार्ग, राजधान पास, साधना पास पर जो है यातायात को एहतियातन बंद कर रखा गया। वहां बांदीपुरा में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के अधिकारियों ने श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कोहरे से दृश्यता कम होने के कारण उड़ान संचालन प्रभावित हो रहा है। शेख दाऊद ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख, कई जगहों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? अब कितने वक्त तक अब जो बर्फबारी है यूं ही जारी रहेगी और इसके लिए एहतियातन क्या इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से? जी, मैं आपको मैं बता चलूं कि जम्मू कश्मीर में लगातार ठंड ने कोहरा मचाया है और लगातार पिछले कई दिनों से बर्फबारी भी हुई है। और अगर हम पहाड़ी इलाकों में की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हुई, जिसमें जो टूरिस्ट प्लेस है गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, वहाँ पे भी बर्फबारी हुई है। और आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि कितना बर्फबारी हुआ है गुलमर्ग में। और टूरिस्टों का जो रश है वो देखने को मिल रहा है और जो टूरिस्ट है वो बहुत खुश है, एंजॉय कर रहे हैं इस बर्फबारी में। तो कहीं ना कहीं ये जो बर्फबारी हुई, लोगों ने एक राहत की सांस ली क्योंकि सर्दी माइनस में कमी आ गई है और अभी भी प्रेडिक्शन है और बर्फ पड़ने की। जी बिल्कुल, तो बर्फ अभी भी पड़ सकती है, यही कहा जा रहा है। लेकिन भले ही प्रशासन के लिए बड़ी चेतावनी हो, लेकिन सैलानी यहाँ पर एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं साउथ। जी, तो कई हिंदुस्तान के साथ साथ जो फॉरेन टूरिस्ट है वो भी यहाँ पे आ गए, क्योंकि अब जो कश्मीर में जो गुलमर्ग है वहाँ पे खेलो इंडिया का जो प्रोग्राम वो मुनक़िद हो रहा है, उसमें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुल्कों से जो खिलाड़ी है वो पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे ऑलरेडी चाहते हैं कि गुलमर्ग में स्नो बर्फबारी होना चाहिए ताकि ये जो गुलमर्ग फेस्टिवल वो मुनक़िद हो जाएगा। और अभी 2-3 दिन तक जो मौसम वो खुशक रहेगा और उसके बाद फिर प्रेडिक्शन है बर्फबारी का। जी, बहुत शुक्रिया आपका दाऊद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अगली खबर का रुख करते हैं, बात करते हैं कुंभ की। दरअसल प्रयागराज में कुंभ का आगाज हो चुका है और विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु और संतों का आगमन शुरू हो चुका है। महाकुंभ मेले की पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन और सरकार युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। हरिद्वार से आए संत स्वामी सोमेश्वरानंद गिरी महाराज ने बातचीत के दौरान महाकुंभ को लेकर विशेष जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कुंभ नगरी प्रयागराज में शाही स्नान का नाम अमृत स्नान के नाम से जाना जाएगा। बताते चले कि स्वामी सोमेश्वरानंद गिरी ने कुंभ की विशेषताओं का वर्णन किया और बताया कि कुंभ कब, कहां और कितने कुंभ हैं। भारत माटी है।
12 ही होते हैं। 5 पृथ्वी पर है और 7 देवताओं के हैं जो पृथ्वी पर नहीं है। उनके बारे में हमारा खोज चल रहा है कहाँ कहाँ है। जैसे बैकुंठ भूमि में कुंभ होता है, उसके जो है हम प्रमाणित करने में असमर्थ हैं। एक 5वां कुंभ है मोखंड नाम की जगह है तमिलनाडु में, वहाँ 5वां कुंभ है। पृथ्वी की महाप्रलय में भी वो स्थान बचता है। पृथ्वी की महाप्रलय के समय भी जब भी महाप्रलय आई तो मोखम नाम का स्थान था वो बचा है। वो जो है वहाँ तमिल में बहुत भव्य मेला लगता है, 12 साल में लगता है। वो 12 साल में ही आता है कुंभ। 12 साल में वहाँ जो है तमिल के उस तीर्थ में इकट्ठे होते हैं। उस तीर्थ की गरिमा एक विशेष है। ये बृहस्पति और चंद्र तीनों एक राशि में स्थित होते हैं तो उसको अमृत काल कहा जाता है। कुंभ काल होता है, वो कुंभ होता है। ये तीनों जो है जब भी इकट्ठे होते हैं तो अर्ध कुंभ जो है समरसता के सिद्धांतों को पालन करने के लिए विद्वत जनों ने शोध करके और ये अर्ध कुंभ की प्रथा को शुरू किया। शैव परंपरा के पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की पेशवाई यानी कि महाकुंभ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा बड़े की धूमधाम से निकाली गई। श्री मठ बागंबरी गद्दी से निकाली गई निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में जहां तक एक और सनातन का वैभव नजर आया तो वहीं दूसरी ओर आस्था और भक्ति के भी अनूठे रंग देखने को मिले। पेशवाई निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी की अगुवाई में यात्रा निकाली गई। पेशवाई में हाथी घोड़े और ऊंट पर बैठकर जब नागा सन्यासी प्रयागराज की सड़कों पर निकले तो ऐसा लग रहा था कि मानो एक बार फिर से सनातन का युग वापस लौट आया है। निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में दर्जनों बैंड की राज्यों की बैंड पार्टियों के बीच नागा सन्यासी और भभूत लगाकर करतब दिखाते हुए यहाँ पर चल रहे थे। सबसे आगे अखाड़े की धर्म ध्वजा और उसके पीछे अखाड़े के इष्ट देव भगवान निरंजन यानी कि कार्तिकेय भगवान की पालकी चल रही थी। ट्रैक्टर पर बनाए गए रथों पर रखे चांदी के हौदों पर अखाड़े के महामंडलेश्वर और मंडलेश्वर विराजमान थे। पंचायती अखाड़े की निरंजनी के श्री महंत और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी के मुताबिक इस बार निरंजनी अखाड़े की महाकुंभ छावनी प्रवेश यात्रा इस शोभा यात्रा के जरिए सनातन की एकता और भाईचारे का संदेश दिया गया है। पेशवाई के रास्ते में जहां जगह जगह हजारों की संख्या में लोग खड़े थे और वहीं साधु संतों पर पुष्प वर्षा कर उनका आशीष भी ले रहे थे। निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में पूर्व केंद्रीय मंत्री और अखाड़े की महामंडलेश्वर शादी निरंजन ज्योति ने भी यहाँ पर शामिल हुई हैं। उन्हें 2019 में महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया था। पिछले दिनों देश ने एक पूर्व प्रधानमंत्री को खो दिया। मनमोहन सिंह के देहांत के बाद कई गांव में जहां उनके नाम से पार्क, खेल ग्राउंड और अन्य यादगार स्मारक बनाए जा रहे हैं तो वहीं पंजाब के मोगा जिले के कस्बा निहाल सिंह वाला के गांव गिल मनुके में रहने वाले मूर्तिकार इकबाल सिंह ने स्वर्गीय मनमोहन सिंह को याद करते हुए उनका एक मूर्ति उनकी तैयार की है। बता दें कि इस मूर्ति को वे अपने पास अपनी आर्ट गैलरी में रखेंगे और इस मूर्ति को देखने के लिए लोग दूर दूर से आने शुरू हो गए हैं। इकबाल सिंह ने तो बताया कि वैसे तो वो एक बुत बनाने में 1 से 1.5 महीना लगाते हैं, लेकिन ऐसे मैंने ये बुत बनाने में पहले सोचा था और इसको मनमोहन सिंह जी की अंतिम अरदास वाले दिन को अपनी गैलरी में सुशोभित करूंगा और मैं उनको उस दिन नहीं कर पाया, आज उसको तैयार कर अपनी गैलरी में लगा रहा हूं। वहीं आर्ट गैलरी में पहुंचे गांववासियों ने जहां इसकी प्रशंसा की और कहा कि मनमोहन सिंह के देश के लिए किए गए कामों को भी याद रखा जाएगा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।